उन्होंने देश को संबोधित करते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि न सिंधु का पानी मिलेगा, न आसिम मुनीर की धमकी चलेगी। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सिंधु का समझौता एक तरफा है और भारत का पानी दुश्मनों की धरती को सींच रहा है। मेरे देश की धरती प्यासी है और पिछले कई दशक से इस समझौते ने देश के किसानों को नुकसान पहुंचाया है। आज हमें न्यू नॉर्मल को स्थापित करना है और आतंकियों को पालने पोसने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानते। वो मानवता के दुश्मन हैं। अब भारत ने यह तय कर लिया है कि परमाणु धमकियों को हम नहीं सहने वाले हैं। परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने यह कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना यह तय करेगी कि शर्तें जो सेना की हैं वो रहें और वो लक्ष्य को अमल में लाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश के लिए 2 बड़ी घोषणाएं भी की। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया, साथ ही दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म से स्कीम लाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं। 15 अगस्त का दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत है। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि इस साल दिवाली में भी मैं बड़ा तोहफा दूंगा। जीएसटी को आए 8 साल हो चुके हैं और हमने इसका रिव्यू किया है, उसका रिफॉर्म करके टैक्सेशन को और सरल किया है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लोगों को इसका फायदा होगा। अब लाल किले की प्राचीर से पीएम का साफ और कड़ा संदेश कई मायनों में खास है और पीएम के संबोधन से दुनिया में जो संदेश गया है उसके मायने क्या हैं और देश के लिए की गई घोषणाओं से क्या कुछ बदलने वाला है, इसको हम समझेंगे। एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने किस लहजे में और क्या कुछ कहा है, एक बार आपको इस सुनवाते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित क्या किया। पाकिस्तान का हलक सूख गया और जब हलक सूखा तो फिर वो धमकियों पर उतर आया। अमेरिका की गोद में बैठकर मुनीर ने धमकी दी, फिर इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया और आज इन गीदड़ भक्तियों का करारा जवाब पीएम मोदी ने जश्न आजादी के मौके पर दिया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी पाकिस्तान की गीदड़ भक्ति पर संदेश और चेतावनी दोनों एक साथ दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मन देशों को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर न्यूक्लियर धमकियों तक का जिक्र किया और कहा कि देश में खून और पानी अब साथ साथ नहीं बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सलाम करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सीमापुर से आए आतंकियों ने जिस तरह खून खराबा किया, उसे देखकर सभी भारतवासियों का खून खौल गया। आतंकियों ने धर्म पूछकर पत्नियों के सामने पति को गोली मार दी। ऑपरेशन सिंदूर उसी का जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो कर दिखाया जो दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया, जिससे पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों, मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे। लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को ललकाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला नहीं है। हमने कई दशकों तक आतंक को झेला, अब भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। अब आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अब वक्त बदल गया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाए।
किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं। तो देश आज अपना 79वां आप देख रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए जो बातें कही हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और वो भी जब भारत का प्रधानमंत्री इस तरह की बातों को कहता है तो संदेश दुश्मन मुल्क तक भी जाता है। और आज प्रधानमंत्री ने भी वहीं से शुरुआत की और फिर देशवासियों को संबोधित करते हुए भी कुछ अहम बातों का जिक्र जो आज प्रधानमंत्री ने किया है, आज उनके मायनों को समझते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वीएन झा जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं एयरफोर्स से। वीएन झा साहब, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं, सैन्य विश्लेषक के तौर पर। कर्नल दीपक कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर वी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। प्रोफेसर वी उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वीएन झा जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के संबोधन को जब हम सब लोग सुन रहे थे तो उस समय पूरा देश एक तरीके से तो जश्न में आजादी के डूबा ही था, लेकिन प्रधानमंत्री जो संदेश दे रहे थे वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। कैसे देखते हैं आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही पाकिस्तान को लेकर के, सिंधु जल समझौते को लेकर के, और जो बातें न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को लेकर के भी प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में कह रहे थे, इन सब के क्या मायने हैं, इसको कैसे देखा जाए? वीएन झा जी। जी आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से देश के पूरी जनता को हम लोगों का ये जो इंडिपेंडेंस डे है 79th, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम लोग बहुत गर्वान्वित फील कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये बात मोदी जी की सरकार आई है, खास करके आर्म फोर्सेस, ये बहुमुखी, इसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि ये अप्रत्याशित था। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण मैंने बड़े गौर से सुना। बहुत कम चीज़ें उन्होंने कोई नई कही हैं, जिसमें से कि खास करके जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताया था, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। बाकी बचा जैसे मेड इन इंडिया चिप का उन्होंने बात की, तो ये आप उन्होंने पहले भी कहा था। इंडस वाटर ट्रीटी के लिए जो उन्होंने कहा हुआ है, ये भी एक बार उन्होंने कहा था कि हमें अपने पानी को यूज़ करने के लिए साधन खोजने पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने एक न्यू नॉर्म सेट किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान पहले डरेगा कि भारत के ऊपर में टेररिज्म का हमला किया जाए या नहीं किया। लेकिन देखिए, कुछ हमारी उसमें क्रिटिसिज्म भी रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान हम जानते हैं ये टेरर स्टेट है या टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है। तो जब अभी आपकी पार्लियामेंट चल रही, आपकी गवर्नमेंट अभी सत्ता में है, तो पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट आप घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बिल पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट घोषित किया है? क्योंकि अपने पास में बहुत सारे उसके सबूत हैं, जो 26/11 के सबूत थे, पठानकोट के सबूत थे, उरी पुलवामा का था, अभी अभी नए सबूत आए हुए हैं। इन सबूत को लेके आप पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट घोषित कीजिए, और उसके बाद ये चीजें सारे विश्व को बता दीजिए, खास करके यूएन को, अमेरिका को और चीन को, जो कि पाकिस्तान का बैकिंग कर रहे हैं। दूसरी, देखिए, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हम लोग टीवी पे डिबेट नहीं करेंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि हम नहीं सहेंगे, तो नहीं सहेंगे का मतलब क्या हुआ? हमारा तो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नहीं न्यूक्लियर का पाकिस्तान के खिलाफ में, जबकि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद ही ये घोषित किया था कि वो इंडिया के खिलाफ फर्स्ट यूज ऑप्शन रखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है? क्या हम वेट करेंगे जब पाकिस्तान हमारे ऊपर में बॉम्ब गिराएगा, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम उसके बाद सीसीएस की मीटिंग बुलाएंगे, सर्वदलीय मीटिंग बुलाएंगे, तब एक्ट करेंगे? अरे ना जी ना, तब तक चीन, अमेरिका और यूएनएससी आपके सिर पे बैठा होगा कि आप अपना ये यूज मत कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। और तीसरी अंतिम चीज, जो हम कहते हैं कि हम टेरर को नहीं सहेंगे, तो टेरर के खिलाफ में हम लोग कर क्या रहे हैं? क्या पाकिस्तान के जो लगभग 1.5 दर्जन 2 दर्जन जो इंडिया सेंट्रिक, जो इंडिया के खिलाफ जो टेररिज्म करते हैं, क्या उनके ऊपर में हमने सैंक्शन लगाया हुआ है? नहीं लगाया हुआ है। तो ये जो रूट कॉज है टेररिज्म को जन्म देने का, आज के दिन में पूरे विश्व में लगभग 300 से ज्यादा टेरर स्टेट्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं। उसमें से पाकिस्तान में लगभग 60 हैं। उस 60 में से लगभग 1.5 दर्जन या 2 दर्जन जो हैं वो इंडिया सेंट्रिक हैं।
तो इसका रूट कॉज हम लोग क्यों नहीं खोज रहे हैं कि ये टेरर का रूट कॉज कहाँ से आता है और उसके ऊपर वो प्रतिबंध लगाएं। और इसमें हमारे अंदर भी जो यहाँ पे आधा मोर्चा चलता है, जो हम हमेशा की बात करते हैं, जी जी वो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा। तो देखिए, मोदी जी ने कहा है बिल्कुल ठीक है, जितनी सारी चीजें उन्होंने कही ठीक है, इसमें से कुछ उन्होंने पहले भी कही थी, जो भी वो भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर में एक्शन नहीं हुआ, खास करके जो पाकिस्तान सेंट्रिक है। और जी अंतिम में यही कहूंगा जी कि जो हमने एक सपना देखा है विकसित भारत का, उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसमें और गति की, जितने उसके पैरामीटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, उन सबों को साथ में लेके चलिए, जिससे कि हम 47 तक या उससे पहले हम इसको अचीव कर सकें। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आशीष जी, जी जी आयुष जी। जी जी कर्नल दीपक जी, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप भी जरा बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री के आज इस संबोधन को पूरे देश ने सुना है, सब अपने अपने हिसाब से इसके क्या मायने हैं, इसके कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीजें, इस पर बहुत डिस्कशन हो रहा है। आप कैसे देखते हैं आज के प्रधानमंत्री के संबोधन को? जी देखिए, जो भी बातें प्रधानमंत्री जी ने आज कही हैं लाल किले से, उनमें से ज्यादातर बातें मैं मानता हूं कि वो पहले कही जा चुकी हैं, लेकिन ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो एक प्रधानमंत्री का संबोधन होता है लाल किले से, उसके एक विशेष मायने होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कई बार जी इनका कम्युनिकेशन कट गया जी शायद। जी हाँ कर्नल दीपक जी, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा कनेक्शन फ्रीज हो गया, मैं दोबारा जो से आप हमने लक्ष्य रखे हैं, जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री बात करते हैं। तो मैं सिर्फ दो अहम मुद्दों पर बात करूंगा। एक तो ये था कि एक नई जो है मिलिट्री स्ट्रेटेजी की उन्होंने जो बात की कि अब कोई भी जो है एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो उसको हमने जो है साबित कर दिया है। उस स्ट्रेटेजी को हमने जो है इम्प्लीमेंट किया है, अमल में लाए थे हम और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इस स्ट्रेटेजी को हमने, ऐसा नहीं है कि ये एकदम रातों रात बदल गई, ये स्ट्रेटेजी आ गई। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखेंगे कि 1998 में जब भारत और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, तो पाकिस्तान ने कहा था कि अब कोई जो है युद्ध की गुंजाइश नहीं रह गई है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि दोनों ही ये परमाणु शक्तियां हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ये थी कि इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर में जो है वो भारत को परेशान करता रहे, डेथ बाय 100,000 कट्स और टेररिज्म के द्वारा, तो वो कश्मीर में करते भी रहे। और उसके एक साल के बाद ही 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। उसमें भारत की सेनाओं के हाथ जो है एक तरीके से कहें तो बांध दिए गए, एक हाथ पीछे बंधा हुआ था, क्योंकि ना तो जो है थल सेना को, आर्मी को जो है ये इजाजत दी गई थी कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर सकें। तो इसके फलस्वरूप हमें जो है जितने भी हमारे अटैक्स हुए वो सारे सामने से हुए, अप द हिल हुए, जिसमें कि हमारी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। और साथ ही एयरफोर्स को भी ये निर्देश दिए गए थे कि वो किसी भी हालत में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार ना करें। तो इन सब निर्देशों के पीछे जो सरकार के निर्देश थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये शंका थी कि शायद अगर हम जो है इसको बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जो है भारतीय संसद पर हमला हुआ, भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया। करीब एक साल तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं, जो है आईबॉल कांटेक्ट में रहीं, लेकिन फिर भी भारत ने उस आतंकवादी हमले के खिलाफ कुछ नहीं किया, उसका हमने बदला नहीं लिया। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही शंका थी कि शायद हम जो है उस चीज से जो है जो न्यूक्लियर आर्मेगेडन है उससे हम घबरा रहे थे। हमें लगता था कि शायद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अपनी एक इमेज ऐसी बनाई थी मैडमैन की ऑफ, या एक इरेशनैलिटी की, कि हम जो है जैसे ही हमला होगा हम शायद जो है पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर देगा। और उसके बाद जो पिछले जो 3 बार देखें हम, ये धीरे धीरे हमने जो है स्पेस को इसको बढ़ाया है। जो ये स्पेस थी, जो कन्वेंशनल ऑपरेशंस की जो स्पेस है अंडर दी ओवरहैंग ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, तो आप देखिए कि चाहे उरी का अटैक था, जहां पर हमारी जो है थल सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर जाकर जो है पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन किया। उसके बाद फिर बालाकोट की जो स्ट्राइक्स थी,
उससे भी अंदर गहरी गई, वो जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से भी पीछे खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी में स्ट्राइक्स हुई। और अब जो ऑपरेशन सिंदूर में था, तो ये हमने पंजाब से लेके और जो है पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर तक जो है हमने ये स्ट्राइक की। मैंने कहा पंजाब मतलब पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस, बहावलपुर और मुरीद के और ये सब जो है ये पाकिस्तानी पंजाब में आता। तो हमने एक जो है एक स्पेस बनाई है फॉर कन्वेंशनल ऑपरेशंस, और उसको जो है हमने बखूबी जो है उस स्पेस को एक्सप्लॉइट किया है। जी, जी। तो ये एक नई चीज है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात की है। हालांकि इसकी बात जो है मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफी हद तक हो चुकी है। और इसके अलावा दूसरी जो उन्होंने बात ये कही कि हम जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं झुकेंगे, तो ये वाकई में ये एक जो है मैं समझता हूं कि एक ये पैराडाइम शिफ्ट है जी, जी। हमारी जो है मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। क्योंकि इससे पहले हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से झुके नहीं थे, लेकिन हमने उसका जो है खुलकर मुंह तोड़ जवाब भी नहीं दिया था। जो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी वो जो है कारगिल के समय भी की गई, वो जो है ऑपरेशन पराक्रम के समय भी की गई। लेकिन अब आकर कहीं हमने उस जो है उस ब्लैकमेल का, उस बुली का जो है जो उनका ब्लफ था, जो जिसे कहते हैं कि कॉलिंग ऑफ द ब्लफ, अब वो मुद्दा हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर में हासिल किया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन इसका एक पक्ष और मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं। और प्रोफेसर वी उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। वी उपाध्याय जी, पाकिस्तान को संदेश और ऑपरेशन सिंदूर का तो जिक्र हुआ, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही, मुझे लगता है कि देश के लोगों का उसके ऊपर भी बड़ा इस समय ध्यान है और लोग बहुत तरह की चर्चा इसको लेकर के कर रहे हैं। दिवाली पर उपहार और जीएसटी को लेकर के जो बातें प्रधानमंत्री ने आज कही, अब क्या मायने हैं इसके, क्या हो सकता है? क्योंकि आर्थिक तौर पर कितना लोगों को रियायत मिल जाए, इस पर तो सबसे ज्यादा फोकस इस देश के अंदर रहता है। क्या इसके मायने समझ में आते हैं और किस तरह के सुधार की बात जीएसटी में, या लोगों को किस तरह के दिवाली के उपहार की बात या राहत की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे? अगर आप इसको बता पाएं थोड़ा, क्या इसका मायने है वी उपाध्याय जी? जैसा आज घोषणा की गई है कि 1-2 महीने में कुछ जो टैक्स की दरें होती हैं हमारे यहाँ, जीएसटी की रेट्स होती हैं, उनमें बदलाव वाली बात कही गई है। तो ये एक काफी अच्छा सा कदम लग रहा है, क्योंकि अभी जो सिस्टम है हमारा, तो जिसमें हमारे यहाँ पर कई रेट्स होती हैं, जैसे 5% की, 12% की, 18% की, 28% की, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कुछ जो आइटम्स होते हैं जो बहुत कॉमन यूज के होते हैं, तो उन पर भी हमें काफी हाई रेट देनी पड़ती है, जैसे मान लो 12% की रेट देनी पड़ती है। तो इस तबा ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली वो होता है जो कंज्यूमर पे करता है, तो उसका वो डायरेक्ट टैक्स अलग होता है। डायरेक्ट टैक्स तो आपकी इनकम के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ आप जो भी कोई सामान खरीदोगे तो वहां आप टैक्स दे रहे हो। तो ये इसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, इस सेंस में कि इसका ज्यादातर बर्डन आम आदमी पर पड़ता है। तो एक बहुत अच्छी बात जो आज कही गई है वो ये है कि यहाँ रिफॉर्म किया जाएगा, और जब पूरा डिटेल्स आएगा तब तो पता चलेगा। लेकिन जैसी संभावना है उसके हिसाब से हो सकता है कि 4-5 रेट की जगह पे हमें खाली 2 ही रेट्स हो, मान लो। जैसे हो सकता है कि जो 12% वाली रेट है तो उस रेट को हटा दिया जाए, तो उसमें से ज्यादातर आइटम फिर 5% वाली रेट में चले जाएंगे। हो सकता है कुछ आइटम्स एक्चुअली ऊपर चले जाएं। तो जहां 28% वाली रेट की बात है, तो वो आइटम होते हैं जिनको हम डीमेरिट्स बोलते हैं जी। ऐसी चीजें जो हम सकते हैं जिनका बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं हो, तो उसको डिस्करेज करने वाली बात होती है। या फिर लग्जरी आइटम्स का हो सकती है। तो लग्जरी आइटम्स पे ठीक है, आप थोड़ी हाई रेट लगाओ, और जिनको डीमेरिट्स आप कह रहे हैं, ऐसी चीजें जैसे अल्कोहल वगैरह आप डिस्करेज करना चाहते हो तो वहां भी ज्यादा लगा सकते हो। लेकिन बहुत सारे आइटम्स जो खाने पीने के होते हैं, आम लोगों के यूज के होते हैं, तो उन पर 12% की रेट ये काफी ज्यादा है। तो अच्छी बात है, डिटेल्स आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो बात कही जा रही है वो यही है कि रेट शायद कम की जाए,
और भी बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होता है, इनपुट टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स होता है, उसमें कितना गैप है, कितनी परेशानियां आती है। उन्होंने ये भी बात कही है कि जो लघु उद्योग है हमारे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम साइज की जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, तो उनको भी जितनी असुविधा हो रही है तो उसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो ये सारी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक्चुअली जब बजट में जब हमने देखा था कि इनकम टैक्स को लेके काफी बदलाव किया गया था, तो उसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो एक मिडिल क्लास को बहुत राहत दी गई थी। इसी तरह से कुछ सालों पहले जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया था, तो वहां पे जो डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स है तो वो कम किया गया था। तो ठीक है, आप टैक्स कम कर दो, लेकिन सरकार को तो एक ये भी ध्यान रखना है कि अगर टैक्स आप सभी जगह से कम कर रहे हो, कहीं बढ़ा नहीं रहे, तो आप जो खर्चा कर पाएंगे, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके लिए पैसा आपके पास है या नहीं। तो टैक्स से जैसे भी तो होने चाहिए, जहां आप थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हो। खास तौर से आज सारी दुनिया भर में इस बात की चिंता है कि वेल्थ डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है। कितने बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जिनके पास वेल्थ होती है, खाली बिलियन ही नहीं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस वाली बात होती है। तो कहीं आपको वो उपाय भी करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सभी जगह टैक्स कम कर लो, सभी जगह टैक्स कम कर लो तो सरकार फिर कहेगी देखो हमने तो टैक्स कम कर दिए, अब दुनिया अपने आप, जनता अपने आप अपने काम करे, हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, हमने तो आपको पैसा वापस दे दिया। तो ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार के भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होते हैं, तो वो कैसे पूरे होंगे। तो ये मेरा कहना है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आम आदमी पे आपने टैक्स कम कर दो, और खासतौर से वो वाले टैक्स जिनको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिनका बर्डन सीधा लोगों पर पड़ता है जब भी कोई सामान खरीदते हैं, अच्छी बात है। आपने मिडिल क्लास को राहत दी, अच्छी बात है, लेकिन सरकार ये नहीं माने कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो रही है इसकी। और नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात कही उपाध्याय जी आपने, और इस पर भी मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो जाहिर है कि इस पर भी जरूर कुछ ना कुछ चर्चा तो होगी ही, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने ये बात कही है तो इसका कुछ ना कुछ प्लान पहले से होगा जहन में, तभी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से इस बात को कह रहे थे। गुरमीत जी, आर्थिक बातें हो गई यहाँ पर, हम लोगों ने देखा सैन्य, चूंकि पाकिस्तान को संदेश प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही दिया तो इसलिए उस पर भी चर्चा, लेकिन राजनीतिक तौर पर कैसे इसको देखते हैं? लब्बो लुआब क्या था प्रधानमंत्री के इस भाषण का, या मैं जानना चाहूँ क्या आप आज के इस भाषण से हम लोग समझें, या क्या संदेश प्रधानमंत्री दे रहे थे? गुरमीत जी देखिए, पहली बात तो यही है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 103 मिनट उन्होंने भाषण दिया, जो अब तक के भारत के इतिहास में लाल किले की प्राचीर से आज़ाद भारत से जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा सबसे लंबा भाषण उन्होंने दिया। हालांकि जो पिछला रिकॉर्ड था वो भी उनके नाम ही था, जो पिछले वर्ष ही 100 मिनट से थोड़ा सा कम। तो इस बार उन्होंने 103 मिनट यानी लगभग 2.25 घंटे तक स्पीच दिए। और अगर आप पीछे मुड़ के जाएंगे तो आपको बहुत रोचक जानकारियां मिलेंगी। और कि जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह थे तो वो लगभग आधा घंटा ही बोलते थे, और अगर अटल बिहारी वाजपेयी का आप देखें तो वो भी बहुत अच्छे वक्ता माने जाते थे, लेकिन उनके भाषण भी छोटे रहे, ज्यादातर भाषण 1 घंटे से नीचे के रहे। और एक भाषण तो केवल 14 मिनट का रहा, नेहरू जी का 50 के दशक में। और दूसरा आज उनका 12वां लगातार भाषण था। तो अब केवल नेहरू जी उनसे आगे हैं, जो 17 साल जिन्होंने लगातार लाल किले की प्राचीर को देश को संबोधित किया। अब आई बात उसकी, देखिए हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हम मानते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। 26 जनवरी में उस प्रकार से भाषण नहीं हुआ करता है, क्योंकि वहाँ परेड की सलामी राष्ट्रपति लेती हैं राजपथ पे, और 15 अगस्त जो है वो बेसिकली लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के भाषण के लिए लोगों को इंतजार रहता है। मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी विषय टच किए हैं, और वो बोलते भी जोश की भाषा में। खासतौर पे सबको ये लग रहा था कि इस बार सिंदूर की बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात प्रमुखता से वो उठाएंगे, और वो उन्होंने उठाई है। और जिसके बारे में हमारे जो सैन्य पृष्ठभूमि से जो 2 साथी हैं उन्होंने आपको बताया भी। और उन्होंने कई छोटी से छोटी,
ये तो बड़ी बात हो गई ऑपरेशन सिंदूर की, सुदर्शन चक्र की, वो रिलेट भी करते हैं राजनीतिक तौर पे। और इसमें अगर हम सेना में कहें तो उन्होंने विशेष तौर पे एनडीए में जो मैं मानता हूँ कि एक एनडीए सरकार या मोदी जी का एक बड़ा फैसला उन्होंने किया, क्योंकि मुझे माफ करेंगे जो हमारे सेना के साथी हैं, कई बार जब ये मुद्दा उठता था परमानेंट कमीशन का या एनडीए का, तो बहुत सारे सैन्य अफसरों की हम टिप्पणियां पढ़ा करते थे जो बहुत विरोध में आती थी, तो बहुत हैरानी होती थी जिस तरह के तर्क दिए जाते थे। लेकिन अब तो सरकार ने निर्णय किया तो एनडीए में भी खास तौर पे +2 के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो +2 के परिवार जिनके बहुत समर्थ नहीं होते, और वो ज़्यादा पढ़ाई आगे रखना उनके लिए संभव नहीं होता, तो अगर उनके पास एक +2 के बाद एक अच्छा ऑप्शन एनडीए का मिला, और आज उन्होंने, मैंने सुना कि बहुत इसको बहुत डिटेल में बात की कि जब पहला बैच निकला एनडीए से तो देशवासियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। तो उन्होंने किसानों की भी बात की, लेकिन जो दो बातें मैं मानता हूँ जो आपने, क्योंकि बाकी बातें आई सिंदूर पे तो काफी डिटेल में, और जी जी जी। जीएसटी पे जिसका अभी पूरा खाका आएगा क्योंकि उन्होंने दिवाली की बात की है। एक तो जो नौजवानों की, क्योंकि रोजगार को लेकर हमेशा एक आलोचना होती रही है, रोजगार बेरोजगारी की दर को लेकर आलोचना होती रही है, तो इस स्कीम की घोषणा आज उन्होंने विधिवत तौर पे, ये हालांकि चर्चा इसकी पहले भी हुई थी कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे उनको सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा, इस तरह से 15,000 रुपए की बात है, और इसके लिए फंड का भी उन्होंने आज ऐलान किया है। तो बेरोजगार युवा जो वर्ग है उसकी विशेष तौर पर जो एक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में और बहुत सारे और चीज़ों में आप देख ही रहे हैं, अभी पिछले दिनों एसएससी की भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं को लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। तो रोजगार की बात महत्वपूर्ण है। और जो दूसरी अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें, वो उन्होंने डेमोग्राफिक जो चेंजेस की बात की है। आप समझते हैं कि उससे उनका आशय क्या था, और उन्होंने कहा है कि इस पे हम एक आयोग बनाएंगे या इसकी एक विशेषज्ञ समिति बनवाएंगे, और इस मामले में भी आगे इस क्या किया जाना चाहिए। जो हमारा जो डेमोग्राफी का मतलब यही होता है कि जो जनसंख्या में जो जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है या उसमें किन वर्गों की बढ़ोतरी है, शायद उसकी तरफ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये देखने में भी आया है, राजनीतिक बात अपनी जगह है, लेकिन ये देखने में भी आया है कि बहुत सारी जगहों पर जो दूसरे देशों से शरणार्थी कह लीजिए या घुसपैठिए करे, वो लोकल पॉपुलेशन को ओवर पावर कर रहे हैं, तो उस तरफ भी उन्होंने संभवतः इशारा किया है। तो ये एक राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने एक बड़ी बात की है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं, जैसे अभी जो हमारे साथी थे अर्थशास्त्र से, उन्होंने भी बताया कि जो बजट्स में चर्चा होती है या ये सभी बातें सिंदूर के बाद, चाहे वो पानी और खून और पानी की बात, जो नदियों की बात, सिंधु वाली बात जो थी, वो अगर हम बात करें तो ये सभी बातें पहले कही जा चुकी है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से कहना, और आज लाल किले में आपने देखा उन्होंने विभिन्न वर्गों की भी बात की, जिनको विशेष तौर पे कई बातें मोदी जी के समय में, जैसे मैंने आपने नोटिस किया होगा, ये नौकरियों की चिट्ठी देना, अपॉइंटमेंट लेटर फंक्शंस में देना, ये पहले नहीं हुआ करता था। इला भारती वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं हुआ करता था। तो आज उन्होंने वो लखपति दीदी और द्रोण दीदी की बात की, और जो स्कीम्स हैं, जैसे मैंने बताया द्रोण का, जो उन्होंने द्रोण नहीं, जो ये मेरा ख्याल जो एंटी मिसाइल सिस्टम की जो उन्होंने बात की कि हम अपना डेवलप करेंगे, आज उन्होंने सेना को लेकर काफी बातें की हैं, आत्मनिर्भरता की भी बात की है, और उस ओर अगर कदम भारत बढ़ाता है तो वो अच्छी बात है। और जो खास बात है वो ये है कि जो विकसित भारत का उन्होंने एक सपना लोगों को दिखाया है या देखा है खुद, 2047 की जो बात है, जब भारत की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उस समय तक भारत को विकसित भारत और एक श्रेष्ठ भारत के तौर पे हमने लाना है। उस अपने विजन को लेकर भी उन्होंने बात की। बाकी इन जो स्कीम्स हैं, जैसे मैंने बताया बेरोजगार वाली बात है या किसानों वाली बात है या और जो बातें, वो बिल्कुल। आगे तो आने जी वाले कुल समय मिलाकर में के वो unfold आप ये होगी कह रहे हैं कि कि प्रधानमंत्री ने एक एक करके सबको एड्रेस कर लिया, बड़ा स्मार्टली उन्होंने सारी उन बातों का जिक्र किया है जो कि चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, या फिर देश के अंदर इस समय जो मौजूदा जो लोग सुनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इतना लंबा समय उन्होंने लिया तो बिल्कुल। उनके पास समय था, उन्होंने
किसी जल्दी वीएन में झा नहीं तो साहब, सभी वर्गों की बात बिल्कुल की। नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना कि बड़ा स्मार्टली प्रधानमंत्री ने सबको एड्रेस किया। वीएन झा साहब, इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हम लोग देख रहे हैं, और खासतौर से बहुत चर्चा इसके पहले हुई, हम लोगों ने देखा आसिम मुनीर उनका अमेरिका जाना और वहां से फिर से एक बार न्यूक्लियर का थ्रेट देना, और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री का यहां से संदेश, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेंगे, और फिर आत्मनिर्भर भारत की भी बात प्रधानमंत्री करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी उसको जोड़ते हैं। ये मैसेजिंग कहां कहां हो रही है प्रधानमंत्री के इस भाषण की? क्या पाकिस्तान को जो बात कर रहे हैं सिर्फ ये संदेश वहीं तक है, या कुछ और भी इसके पीछे आप देखते हैं, और अमेरिका या और भी देशों को संदेश प्रधानमंत्री की ओर से है जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात या फिर इस तरह के ऑपरेशंस की जब बात प्रधानमंत्री करते हैं? झा साहब, अगर थोड़ा सा और इसको देखिए, बताएं। बिल्कुल देखिए, आत्मनिर्भर का जो उन्होंने कहा हुआ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये तो एकदम नॉवेल है, मतलब बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पहली बार पार्लियामेंट में गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके पहले जो पार्लियामेंट्री बहस थी, जब बजट पेश किया जा रहा था, उसमें ये आत्मनिर्भर प्लान रखा गया था। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे गलवान हो गया। गलवान ने हमें ऑफ द शेल्फ बहुत सारे वेपन्स खरीदने के लिए बाध्य कर दिया हमें। तो ये जो रास्ता है आत्मनिर्भर का, यही एक रास्ता है जिससे कि इंडिया अभी पहले रीजनल पावर बनेगा, उसके बाद फिर ग्लोबल पावर बनेगा। वही एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरी चीज जो आपने भी कही थी कि जो जिस तरह से अमेरिका के संबंध में जो कुछ चल रही है, देखिए इसमें प्रधानमंत्री मोदी थोड़े से मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दो एक्शंस हो सकते हैं अमेरिका के खिलाफ। एक तो हम अपना जो मन है, एक संतुलित तौर से एक डिसीजन लें, जिसमें वाणिज्य मंत्री, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें वित्त मंत्री, ये सब मिलके एक खाका तैयार करें कि कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ लिया जा सकता है। देखिए अमेरिका की जो रिटेलर यहाँ पे हैं, वॉलमार्ट, मैकडोनाल्ड, KFC, फ्लिपकार्ट, जॉनसन जॉनसन, टपरवेयर, सिटी बैंक इंडिया, कोका कोला, फोर्ड, ये सब के ऊपर में आप इमीडिएटली एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट आप शायद एक्शन लेना ना चाहें, क्योंकि आपके ऊपर में गैट है, आपके ऊपर में WTA का एग्रीमेंट है, तो शायद एज ए गवर्नमेंट आप ना लें। लेकिन एक हिंट अपने देशवासी को तो दे दें, CII को दे दें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को, कि आप ये सब चीज बंद कीजिए। और अगर ये जो कंज्यूमर आइटम है, अगर भारत एक हफ्ता सिर्फ इसको बंद कर दे, या किसी और तरह से जो अमेरिका को जो फायदा मिलता है वो बंद कर दे, अमेरिका को इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि भारत क्या कर सकता है। तो अमेरिका के लिए जो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ट्रंप की, खास करके ट्रेड में, इसके लिए इंडिया को सख्त बनना ही पड़ेगा। अभी तक हमारे मंत्रियों ने दिए हैं स्टेटमेंट कि हम इसके ऊपर में कोई क्रेडिबल कदम लेंगे, लेकिन वो कदम क्या होगा, कहाँ है, कहाँ दिख रहा है? आज के दिन में तो ये ऑलरेडी लागू हो गया उसका प्यूनिटिव टैक्स। हमारा एक्शन कहाँ पे है? एक यहाँ पे पारदर्शिता की जरूरत है और यहाँ पे एक्शन की जरूरत है। दूसरा जो था वो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने कहा है, देखिए प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी ये भूल रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जिसमें कि उन्होंने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू की है, वो उसके बेनिफिशियरी आज के दिन में लगभग 35 करोड़ 36 करोड़ लोग हैं। और इस स्कीम में चाहे मुद्रा हो, चाहे स्टार्टअप और बाकी हो, इसमें थोड़ा सा और अगर वो इंसेंटिव देते हैं, उसमें थोड़ा सा एक सपोर्ट उसमें दें कि लोगों को वहाँ पे एक सेफ्टी महसूस हो उस काम में, वो थोड़ा सा उसमें डाल दें तो लोग उसमें करना चाहेंगे। फिर लोग अगर एक चापरासी की भर्ती होती है तो उसमें लाखों एप्लीकेशन नहीं जाएंगे, जिसमें कि ग्रेजुएट भी होते हैं। जी तो गवर्नमेंट की नौकरी के लिए लोग इस तरह से नहीं तरसेंगे। दूसरा, मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह से इंडियन स्ट्रीट में लॉलेसनेस और डिसरप्शन बढ़ती जा रही है, आप जानते हैं कि खुले आम यहाँ पे झूठ और दुष्प्रचार का आज भारत आज उसका केंद्र बना हुआ है। एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पे बन गया है कि ये यही दुष्प्रचार करता है। और देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग भारत को निंदा करके, भारत की बुराई करके फिर भी वो निकल जा रहे हैं, उनको कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। किसी ने अमेरिका में कहा कि सिखों के ऊपर में यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, सिख यहाँ पे नहीं रहेंगे, उनके कड़ा निकल जाएगा, उनका पगड़ी निकल जाएगा, और वो बंदा यहाँ पे घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। एक बंदा ने जाके ब्रिटेन में या कहीं पे और कह दिया कि भारत की तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के ऊपर में प्रतिबंध लगाएं। ये सब एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स हैं।
एंटी नेशनल एक्ट्स हैं, इस आदमी को डायरेक्टली जेल में बंद करना चाहिए था। लेकिन ये सब एक्शन भारत सरकार ले नहीं रही है। शायद अमेरिका ने बड़ाई कर दी थी मोदी जी की कि जाके अगर प्रजातंत्र तुमको देखना है, डेमोक्रेसी देखना है, तो गो एंड लुक अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो वो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। अभी हम आपके सामने में मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, ये नहीं, लेकिन जहां साहब, ये क्योंकि जो पॉलिटिकल एंगल आप इसका कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो रोजाना इसी पर डिबेट्स करते हैं, चर्चाएं करते हैं, कल भी मैं इसी पर डिबेट कर रहा था, लेकिन एक बात कह दी जाती है बार बार कि भाई अगर विपक्ष है या फिर कोई अगर नेता इस तरह की बात कह रहा है, एक तो कहते हैं हमारा भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फिर हम कुछ बोल भी नहीं सकते, और विपक्ष है तो क्या हम ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, जवाब देना चाहिए। अब इसका क्या इलाज है? बिल्कुल, इसी पे मैं आपको पॉइंट करा रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक लिमिटेशन है, एक कहीं पे लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और उसके आगे अगर एक्सप्रेशन है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, वो सरकार के विरुद्ध है, वो ठीक है। लेकिन ये जो झूठ और दुष्प्रचार कर रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आपकी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, आज के दिन में हिप्पोपोटामस इंडिया में खत्म हो गई, लेकिन एक पॉलिटिकल हिप्पोपोटामस है इंडिया में जो अपना ही थूक चाटता रहता है। उसने कहा था कि अगर मोदी आएगा तो इलेक्शंस नहीं होंगे, और बार बार इलेक्शंस होते जा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे अब जो तो इलेक्शंस पर भी क्वेश्चन हो गया ना वीएन झा साहब, यही तो उनके समस्या है ना। खिलाफ अब कार्रवाई आपने ये होनी कहा कि चाहिए। ऐसे लोगों को के खिलाफ सरकार को करना चाहिए, लेकिन उनका ये मानना है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है ना। अब वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो कैसे गलत सही है। है? मोदी जी आ गए, क्या इलेक्शन बंद हो गया? बताइए, जब मोदी नहीं जी नहीं आए झा साहब, हैं, आप बिल्कुल ठीक उसके कह रहे हैं, बाद इसलिए मैं कह इलेक्शन रहा हूँ बंद हो देश की गया? जनता बहुत समझदार है, देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता को नहीं, दिख रहा है। सारी चीजें देश की जनता के ऊपर मत छोड़ दीजिए। ये सरकार के कदम है, ये लॉलेसनेस और डिसरप्शन जो है, इसको कंट्रोल करना सरकार का मकसद है। ठीक है झा साहब, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी आप भी समझ सकते होंगे कि अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो आप समझिए देश के अंदर किस तरह की स्थितियां फिर उत्पन्न होनी कुछ नहीं शुरू हो होगा, जाएं। कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ लोग जो है ना, जो इस तरह से झूठ और दुष्प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन वो बड़े सशक्त हैं, बड़े पावर में हैं, उनका एक इकोसिस्टम है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ में आप एक्शन शुरू कीजिए। देखिए, जो रोड पे जो आज के दिन में लॉलेसनेस है, जो कि जो आर्मी की नई रिक्रूटमेंट थी, उसके बाद में आपने ट्रेन चला दिया, आपने बस चला दिया, आपने सरकारी चीजों को खत्म कर दिया। सोनिया गांधी या राहुल गांधी को एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, तो आपने सड़क रोक डाली, सब सारी चीजें आपने तहस नहस कर दी। ऐसे नहीं चलता है, डेमोक्रेसी से नहीं चलेगा। तो इसी सरकार आज के दिन में सत्ता में है, तो इनको कोई न अब कोई झा साहब, एक मुझे लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं, अब आपके जरिए ये बात जरूर पहुंच रही होगी भारतीय जनता पार्टी तक, और अब देखते हैं कि भाई वो इसको भी कुछ करते हैं, टैकल कर पाते हैं या फिर नहीं। कर्नल दीपक कुमार जी, आत्मनिर्भर भारत से थोड़ा सा और मैं समझना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको अपने आर्मी के साथ, अपनी सैन्य शक्तियों के साथ में देखूं, तो क्या मायने हैं इसके? क्या आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या अभी बहुत कुछ हम लोगों को अचीव करना बाकी है? क्या प्रगति उसमें है? इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज आत्मनिर्भर भारत में अपने सैन्य जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि हमने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि आत्मनिर्भरता कैसी होती है, और स्वदेशी तकनीक को लोग देख रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको, कर्नल दीपक जी? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्मनिर्भरता जो है सैन्य क्षेत्र में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये बात बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि दूसरे देशों से खरीदे हुए हथियारों से युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि युद्ध के समय कौन सा देश आपको उन हथियारों की आपूर्ति बंद कर दे, वो अम्युनिशन बंद कर देना, या उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो देना बंद कर दे। लेकिन एक तरीके का एक इकोसिस्टम इस देश में बना हुआ था, जो कि ये कहता था कि भारत में ये पॉसिबल ही नहीं है, भारत में ये बन ही नहीं सकता। मतलब यहां तक कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी एक इतनी थी, जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में और कॉलेज में, कि लोग, जो आपने देखा होगा कि जो लेडीज एक हेयर क्लिप यूज करती हैं, वो भी जो है लोग जो बड़े प्राउडली कहते थे कि ये इंपोर्टेड है। ये मतलब कहने का ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या हमारी जो कैपेबिलिटी थी इतनी कम थी कि हम हेयर क्लिप भी नहीं बना पाए? लेकिन कैपेबिलिटी की बात नहीं थी, ये हमारी मानसिकता की बात थी। एक माइंडसेट था, एक कॉम्प्लेक्स था, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि एक हजारों साल की गुलामी की वजह से जो पैदा हुआ था। तो इस वजह से ही हम कहते थे कि भारत में कोई अच्छे हथियार बन ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा एक लालच होता था सैन्य अधिकारियों में भी, क्योंकि
और ब्यूरोक्रेट्स में और पॉलिटिशियंस में तो खासकर था, क्योंकि जितने भी हथियारों के सौदे होते थे, मैं बिल्कुल यही समझना चाह रहा था दीपक जी, क्योंकि आपने कहा कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं ये कह रहा हूं कि दीपक जी क्या ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था या ये इंफीरियर फील करवाया गया, मतलब इंटेंशनली ये हो रहा था या कुछ कारण इसके थे? नहीं, मैंने आपको दोनों कारण बताए कि एक तो मानसिकता ऐसी थी हमारी, और दूसरा जो नेता और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको अच्छी खासी मोटी रकम रिश्वत के तौर पे मिलती थी जब बाहर से विदेशों से हथियार खरीदे जाते, और कुछ सैन्य अधिकारियों को भी जो है बाहर विदेश जाने का मौका मिलता था उन हथियारों को देखने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो ये पूरे देश में एक जो है इस प्रकार का जो है इकोसिस्टम था जो कि फेवर करता था कि जो कि इंपोर्टेड फॉरेन मेड इक्विपमेंट हैं और एनीथिंग व्हिच कैन बी मेड इन इंडिया। हालांकि ये जो है मानसिकता अब जो है काफी बदली है काफी हद तक, और हमने जो है जो हासिल किया है आत्मनिर्भरता, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम कहें तो मैं कहूंगा कि ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है। हम अभी भी जो है बहुत कुछ बाहर से ही आयात कर रहे हैं। हमने सिर्फ शायद कुछ इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है कुछ इक्विपमेंट का शुरू किया है उसमें, लेकिन जो उनकी सब असेंबलीज हैं वो अभी भी बाहर से आयात हो रही हैं। लेकिन मैं फिर भी जो है बड़ा संतुष्ट हूं इस बात से कि हमने पहला कदम तो उठाया, क्योंकि पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, और पहले कदम को उठाने के लिए जो पॉलिटिकल विल थी वो हमारे देश में शायद पहले थी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल अलाइनमेंट था कि वहां से जो हथियारों की जो परचेज होती थी उसमें उनको मोटी रिश्वत मिलती थी। तो वो अब खत्म हो गया है और एक आत्मनिर्भरता की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये सफर अभी लंबा है और ये सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल हासिल किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर वी उपाध्याय जी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो आर्थिक पहलू इसका आपको कैसा नजर आता है? क्योंकि आपने पहले भी कहा, जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि ठीक है लोगों को राहत दीजिए, लेकिन सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास भी पैसा आता रहे ताकि जो वेलफेयर के काम है वो चलते रहे, और बहुत सारी चीजों पर अभी आपको पैसा खर्च करना है, जिसमें एक डिफेंस बहुत बड़ा सेक्टर है। क्या स्थिति आपको दिख रही है आर्थिक तौर पर? और प्रधानमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो इसके मायने क्या समझ में आते हैं? कुछ बैकअप या कुछ तो होगा इसका एक प्लान, जिस वजह से प्रधानमंत्री ने आज इतनी बड़ी बात कही कि हम राहत देने वाले हैं आप लोगों को? वी उपाध्याय जी। हाँ, नहीं, आप डिफेंस पर सवाल पूछ रहे हैं जी तो जी, मेरा पूरा ओवरऑल है, मतलब डिफेंस पर भी और कैसी आर्थिक सेहत है, अगर प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं तो। कोई सारी बातें आज कोई नई बातें नहीं है, 80 साल से हम यही डिबेट करते आ रहे हैं। जैसे हमारा बेसिकली तो यह है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना स्ट्रांग है। तो आज की बात थोड़ी है, हमारे हमेशा कोई टारगेट्स रहे कि 25% हमारा जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग का होगा, लेकिन वो अभी भी कहाँ हम अचीव कर पाए तो उस तरह से। इसीलिए हमें ये सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो सिस्टम्स होते हैं, डिफेंस के सिस्टम्स होते हैं, तो बेसिकली ओवरऑल तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसी पर डिपेंड करते हैं ना। इसलिए हमारा जो गुड्स का ट्रेड है तो वहाँ हमारा डेफिसिट हो जाता है। गनीमत है एक्चुअली हमारी सर्विसेज ट्रेड में थोड़ा अच्छा है, इसलिए वो गैप कवर हो जाता है, नहीं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। जी जी। पर कहने वाली बात अलग होती है, लेकिन अभी भी हम बड़े सिस्टम तो सारे खरीद ही रहे हैं। भाई फाइटर प्लेन है हमारा, कितना सबके प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो कौन से बन गए हैं। लेकिन चलो अब फाइटर प्लेन की बात छोड़ दो या आप तो टैंक्स की बात छोड़ दो, लेकिन आजकल तो कुछ नई चीजें, जो हथियार हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। जैसे मान लो ये मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो हमारे बराबर तो नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, फिर भी क्यों हमसे ज्यादा अच्छे कर पाते हैं। जैसे मान लो ड्रोन्स का ही मामला है, आप टर्की ड्रोन बना लेता है, ईरान बना लेता है, यूक्रेन बना लेता है, आप रशिया चाइना को तो छोड़ो। तो ऐसी चीजें हम क्यों नहीं बना पाते हैं। मिसाइल्स है, ईरान भी जैसे मिसाइल्स बना रहा है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह, ये तो खैर आगे है ये हमसे। तो ये एक आज का मुद्दा नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा सा मुद्दा है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी क्यों नहीं आगे आ पाती है। तो यहाँ मतलब अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, छोटी डिबेट में तो ये निकाला जा सकता है।
अब लोगों को लगता है कि ट्रेड से ही ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो क्यों आफत मोल लें कि हम प्रोड्यूस करें, फैक्ट्री लगाएं और सारी झंझट सारे अपने ऊपर लें। इसीलिए पहले भी जैसे मान लो चीन के साथ हमारा आयात निर्यात का मामला है, कई सारी चीजें हम पहले बना रहे थे, लेकिन आप सोचते हैं कि क्यों नहीं वहीं से माल ले लो, यहीं बेच दो। तो ये आत्मनिर्भरता की बात आज की थोड़ी है, हमारे साथ सेकंड 5 ईयर प्लान, सारे प्लान। चलिए उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ कहना नहीं है, उसको एक्शन में भी अगर होगा तभी ये हो पाएगा। ठीक है, वीएन झा साहब, क्या सवाल था आपका? जल्दी से पूछे, फिर मैं गुरमीत जी का रुख करूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि जहाँ पे आत्मनिर्भर का पॉइंट आ रहा था, खास करके डिफेंस में, तो देखिए आज के दिन में कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए। हमारे पास में पहले राइफल्स नहीं थे, AK-203 तो बन रहे हैं आज के दिन में। आर्टिलरीज में हमारे पास में हॉर्जर नहीं थे, आज के दिन में अल्ट्रालाइट हॉर्जर्स ULS 777 जो कि L&T और कोरिया मिलकर बना रही है। स्टर्म अताका यहाँ पे मल्टी बैरल गन बन रहे हैं। टैंक जो अर्जुन टैंक मार्क 1A है, वो आज के दिन में इतना परिष्कृत है, इतना एडवांस है कि लोगों को इस पर नाज होगा। जोरावर टैंक हमारा अपना बन रहा है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे, देखिए तेजस मार्क 1A ऑलरेडी है, मार्क 2 अभी आ रही है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्रा, ALH, LCH, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हमारी ही हैं। ड्रोन्स हमारे बन रहे हैं, और इन सब सारी चीज़ों के अलावा देखिए नेवी में न्यूक्लियर सबमरीन अभी हमारी बनी है, एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी बनी है। तो मिला जुला के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का ले लीजिए, जो इंडिजिनाइजेशन जो हो रहा है या आत्मनिर्भर प्लान के अंदर में जो चीजें हुई हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। इसकी हम इमेजिनेशन ही नहीं ठीक है, कर सकते। प्रशंसा हो रही है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी इसमें और भी आगे हमको गति देने की आवश्यकता है। जो बात कर्नल दीपक जी ने भी कही, उसी और इशारा शायद मुझे लगता है अर्थशास्त्री हमारे साथ जो है उनका भी था। गुरमीत जी, जो बात वीएन झा साहब ने कही, थोड़ा चूंकि एक पॉलिटिकल एंगल आया बीच में, और बार बार चूंकि अब राजनीतिक तौर पर भी प्रधानमंत्री संदेश तो दे ही रहे थे, क्या सही तरीके से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको डील नहीं कर पा रहे हैं? और क्योंकि ये बात एक्सपर्ट्स अगर कह रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पहले तो जहां तक पॉलिटिकल बात है, अभी तो आपको मालूम है पार्लियामेंट का ब्रेक हुआ है। अभी 2-3 दिन की छुट्टी के बाद पार्लियामेंट ने फिर बैठना है, और इस बार पार्लियामेंट में जैसे आपने देखा ही जो माहौल चला हुआ है जिस तरह का, और कई मुद्दों पर, चाहे वो वोटर लिस्ट हो और या बिहार का जो रिवीजन है, वो सब चीजें राजनीतिक मोर्चे पे चल रही। प्रधानमंत्री जी ने, जाहिर सी बात है, हालांकि प्रधानमंत्री जी देश जब ठीक मिजाज होता है उनका, तो कई बार पार्लियामेंट में ये भी कह चुके हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों की अपनी भूमिका रही है देश के विकास में, और सबने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। और जब वो विपक्ष पे प्रहार करते हैं तो नेचुरली वो ये बात कहते हैं कि 70 साल में, जैसे कि ये पानी समझौते पे उन्होंने कहा कि 70 साल से जो समझौता था इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, और इससे हमारा नुकसान हुआ, हमारा किसान जो है वो प्यासा है और उसकी धरती प्यासी है और दूसरी जगह पे पानी जा रहा है। तो ये राजनीतिक बातें ही हैं, इसको राजनीतिक बातें ही हम कहेंगे। या मैंने जैसे पहले बताया डेमोग्राफी वाली जो बात है खासतौर पे, तो ऐसी कई बातें हैं जो उन्होंने आज की हैं। लेकिन हाँ, कई दृष्टियों से, जैसे मैं तो एक छोटे से फैसले की बात पिछले राउंड में की एनडीए वाले की, वैसे ही आज भी उन्होंने जो डीप वाटर मिशन की बात की है, या समुद्र की बात की है कि बहुत हमारे पास संसाधन है, इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें जो कि। और आज जहाँ तक आत्मनिर्भर की बात है, खास तौर पे आप जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में जो अमेरिका का रवैया भारत के साथ रहा है, जिसके बाद ये भी बात हुई है कि रूस से बातचीत ज़्यादा हो रही है, और जो अमेरिका ने टैरिफ वगैरह बढ़ाए हैं, उसके मद्देनज़र भारत अगर ये मैसेज देता है या दे पाता है, चाहे उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता वाली बात है उसको उससे जोड़ के देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री तो बहुत पहले से वोकल फॉर लोकल का स्लोगन तो बहुत पहले दे चुके हैं, तो वो बात तो है ही। और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने इवन तकनीक की दृष्टि से गगनयान की भी बात की है। तो लगभग सभी जो मोर्चे हैं, जो सभी पहलू हैं, उनकी उन्होंने बात की है। भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनाने की बात वो लगातार कहते रहे हैं, और आज उन्होंने दोबारा वो, इनफैक्ट जो बेरोजगारी वाला जो रोजगार की जो योजना है, उसका तो नाम ही उन्होंने विकसित भारत, प्रधानमंत्री विकसित भारत संभवतः इस तरह से दिया है, और उसके लिए ये कहा है कि 3.5 करोड़ जो युवक हैं उनको फायदा होगा। तो अगर ये सारी चीजें उतरती हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारे देश में अभी बहुत सारा मोर्चे ऐसे हैं जहां पर किया जाना, और जितना जो बजट होना चाहिए, उदाहरण के लिए हम शिक्षा की बात करें तो कभी से हम ये बात सुनते हैं कि 6% देना चाहिए, लेकिन वो लक्ष्य अभी दूर है। और ऐसे ही अन्य बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हमें ये लगता है कि
और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सरकार कई जगहों से हाथ खींच रही है या सब्सिडी से हाथ खींच रही है। तो ये पूरा एक बदलता हुआ तस्वीर है, और वो बदलती हुई तस्वीर कहाँ पर जाएगी, वो किस सकारात्मक दिशा में जाएगी या उसका क्या खामियाजा। अभी आज बदलती हुई GST की बात तस्वीर जब और उन्होंने कितनी करी बदलती तो गुरमीत जी, महंगाई की ये बात देखना की। होगा। बहरहाल अब समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज अपना एक कीमती वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो प्रधानमंत्री के संबोधन के क्या कुछ मायने थे हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज प्रधानमंत्री ने जो संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे राष्ट्रीय